आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 4 के नोट्स कवर करेंगे एंड डैम शो कि इसके बाद इस चैप्टर से आपका कोई भी मार्क्स नहीं घटेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 4 का नेम है कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि ये कार्बन क्या है, क्योंकि इसके बारे में सीधा पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ भी बेस्ट क्लियर ही नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग कि कार्बन है क्या। तो कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका मतलब होता है कोयला, है ना। अब आया समझ में। तो कार्बन एक धातु होती है जिसका सिंबल सी होता है, यानी इसका प्रतीक क्या होता है, सी। कार्बन को सी से दर्शाया जाता है। अगर आपको और अच्छे से बताऊं तो कार्बन की डेफिनेशन तो जो बताई वो लिख देना। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं कि यह एक धातु है, इसका सूत्र या प्रतीक क्या है, सी है, यानी इसे सी सिंबल से दर्शाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 6 है। आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो उसमें जो कार्बन है वो 6 नंबर पे आता है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या 6 है। द्रव्यमान संख्या 12, इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका 2 और 4। ये कैसे, तो राउंड में आया 2 और फिर 2 के अलावा कितना बचा, 4 और बचा। टोटल हमें कितना करना है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हुआ, 2 4। आगे समझ में। और इससे संयोजकता कितनी होती है, 4, क्योंकि जो बाहर का राउंड है इसमें कितने जो आपके विन्यास है वो कितनी संख्या बच रही है, 4 बच रही है। तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर दिया है, देखो कुछ भी रटना नहीं है, पहले ही बोल दूँ, सब कुछ जब तक समझोगे नहीं तब तक आप उसको लिख नहीं पाओगे। यहाँ पर दिया है, आपके द्वारा भरी गई उपरोक्त सारणी के अंतिम स्तंभ में आने वाले वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपकी कुछ एक्सरसाइज है, इनको कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सारी बता दूं। देखो यहाँ पर, यहाँ से पढ़ो। आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है। देखो ये सर्वतोमुखी का मतलब क्या होता है, यानी जो यूनिक है, यानी कार्बन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। भूपर पट्टी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। अत्यंत अल्प यानी बहुत कम मात्रा में। तो जो भूपर पट्टी होती है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, यहाँ पर लिखा है भूपर पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। तथा अगर वायुमंडल की बात करें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना उपस्थित है, 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आपको पता है ना, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन होती है वातावरण में पेड़ों से मिलती है, इसलिए कहते हैं ना कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, है ना। अब यहाँ पर दिया है, प्रकृति में इनकी इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है, यानी इतनी कम मात्रा में फिर भी कितना उपयोग इसका होता है। इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कार्बन में आबंधन, यानी जो भी फार्मूलाज बनते हैं, जो भी फार्मूलाज के नाम होते हैं वो कैसे बनते हैं आपको सब प्रैक्टिकली बताऊंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं सहसंयोजी आबंध। देखो अब इसको इतना पूरा पढ़ने के बजाय मैं आपको मेरे नोट्स से पढ़ाती हूँ और जो नोट्स में है वही बुक में है। सहसंयोजी आबंध की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो लिखना क्या है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और उससे जो आबंध बनता है, जो रिश्ता बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। ठीक है, इसके गुण धर्म है, यानी इसके गुण धर्म पहले वाले चैप्टर में हमने भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जाने थे। तो इसके गुण धर्म यानी इसकी क्वालिटी वगैरह क्या है, इस तरीके से इसके गुण क्या है। जैसे आपके गुण है कि आप एक अच्छा इंसान हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, आप माता पिता की रिस्पेक्ट करते हो, इस तरीके से आपके गुण धर्म होते हैं। तो इस तरीके से संयोजी आबंध के भी गुण धर्म है। क्या क्या, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, यानी इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो कम होता है, नोट करो। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक कौन होते हैं, जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। सुचालक उन्हें कहते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित होती है। आ गया समझ में। तो इनकी 2 गुणधर्म आप याद कर लेना, एक क्वथनांक गलनांक कम होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। देखो बुक में बता दूं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया है ना कि इसके ये कार्बन या विद्युत के चालक नहीं होते, है ना। और उपरोक्त यौगिक के मतलब इनके जो भी यौगिक होते हैं उनके क्वथनांक और गलनांक जो है वो कम होते हैं, है ना।
ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये आपको अब समझ में आएगा कि ये सहसंयोजी आबंध से फार्मूले कैसे बनते, कुछ भी लोड नहीं लेना दिमाग पे, सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट यहाँ पर देखो जो सहसंयोजी आबंध है उनके 3 प्रकार है। कौन कौन से? पहला एकल आबंध, दूसरा द्विआबंध और तीसरा त्रिआबंध। एकल यानी आप समझते हो 1, द्वि यानी समझते हो आप 2 और त्रि यानी आप समझते हो 3। अब आया समझ में? तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, जो कार्बन है वो सर्वोत्मुखी प्रकृति का है। सर्वोत्मुखी अभी मैंने आपको बताया था, यानी यूनिक प्रकृति का, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको फार्मूले बनाना सिखाऊंगी, तो बीच में से कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति कहाँ से आ गई? तो देखो यहाँ पर बुक में क्या टॉपिक दिया है, कार्बन में आबंधन, यानी जो सहसंयोजी आबंध है उसको हम कार्बन से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कार्बन में ये सहसंयोजी आबंध किस तरीके से काम करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है जो मतलब इसकी पहले जान लो कि इसकी जो सर्वोत्तमुखी प्रकृति है, यानी इसकी जो यूनिक प्रकृति है वो क्या है। जो फर्स्ट है वो आएगी चतुसंयोजकता। देखो पहले हमें किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ने के लिए, यानी इसमें सहसंयोजी आबंध कराने के लिए पहले कार्बन के गुण तो जानने पड़ेंगे कि कार्बन आखिर जुड़ेगा किससे, किस तरीके से जुड़ेगा, वो किस तरीके से बनता है, जो श्रृंखला है या कैसे बनता है। तो चलिए फर्स्ट इसकी क्वालिटी होती है, इसकी जो यूनिक क्वालिटी होती है वो होती है चतुसंयोजकता। अब ये चतुसंयोजकता क्या है? तो कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता होती है। 4 संयोजकता कैसे? मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि इसकी संयोजकता 4 है ना। यानी पहले राउंड में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2, फिर दूसरे राउंड में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे यही इसकी संयोजकता होगी, और यही इलेक्ट्रॉन बाकी किसी से क्रिया करेंगे। अब आया समझ में? तो इसकी जो ये जो है कार्बन, इसकी 4 संयोजकता होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बनाते हैं। किस किस के साथ बनाएंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और मतलब इनके साथ में बनाएंगे ना। अब दूसरी क्वालिटी देख लो, ये है श्रृंखला, यानी जो कार्बन है वो श्रृंखला बनाते हैं। किस किस तरीके से? देखो यहाँ पर दिया है एक चेन के रूप में, यानी सिंपल एक चेन के रूप में भी श्रृंखला बना सकते हैं। दूसरा ब्रांच यानी होता है शाखा। तो यहाँ पर 3 कार्बन इधर लिखे और ब्रांच बना के 1 कार्बन इधर आ गया। अब रिंग के रूप में भी बना सकते हैं, जैसे एक रिंग ये हो गई, अगर 3 कार्बन है तो रिंग भी बना सकते हैं उसकी, अगर 4 कार्बन है तो इसे स्क्वायर टाइप में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मतलब कार्बन में ये क्वालिटी होती है कि वो चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, रिंग भी बना सकता है, और उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। तो यही यूनिक क्वालिटी के कारण इसे सर्वोत्तमुखी प्रकृति का कहा जाता है। अब आया समझ में? तो चलिए फर्स्ट आपका टॉपिक बुक में दिया है कि हाइड्रोकार्बन, यानी जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है इनके बीच किस तरीके से आबंध होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे CH4 को देखो। CH4 इसमें आप देखोगे, अगर इस एग्जाम्पल को इसकी संरचना बनाओगे तो एक बनेगी ये शाखा वाली, यानी जो ब्रांच वाली हमने इसकी क्वालिटी पढ़ी थी ये बन रही है। आगे आपको समझ में? तो यहाँ पर यही था कि इसमें चतुसंयोजकता होती है और ये श्रृंखलन होती है, यानी इसमें ब्रांच भी बनाई जा सकती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन में कैसे शाखाएं लगा के हमने H को चारों तरफ जोड़ दिया। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसके 2 प्रकार होते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप सब देखते जाओ, आपको सब समझ में आने लगेगा, है ना। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हाइड्रोकार्बन है 2 प्रकार है, एक संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त का एक प्रकार होता है एकल आबंध, और असंतृप्त के 2 प्रकार होते हैं, द्विआबंध और त्रिआबंध। ये हमने कहाँ पढ़ा था? एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। याद आया कुछ? सहसंयोजी आबंध में तो जो हाइड्रोजन और कार्बन है उन दोनों के बीच में संबंध बनेगा, और संबंध बनने के बाद जब किसी में एक बंध होगा, है ना, एक बंध को इससे शो करते हैं, 2 बंध को इससे शो करते हैं, 3 बंध को इससे शो करते हैं। तो जिनमें एक बंध होगा उनको हम बोलेंगे एल्केन, है ना, एल्केन। आया समझ में? तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ANE, है ना, एल्केन। लास्ट में क्या आ रहा? एन, है ना। और सेकंड क्या है? द्विआबंध में अगर 2 बॉन्ड हो गए तो क्या जोड़ेंगे? इन, ENE। तो क्या बनेगा? एल्किन। और थर्ड क्या है? त्रिआबंध है, त्रिआबंध में आइन लगेगा, है ना, यानी YNE, है ना। तो इसमें हम लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो क्या बन जाएगा हमारा? एल्काइन। अब तीनों को देख लो। एकल आबंध है, इसका फार्मूला क्या है? यहाँ पर CnH2n + 2, 2n आया यानी 2 है, और जो भी आपका n जो भी संख्या रहेगी उसका × 2 में होगा। कैसे? देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, n हमारा है 3, तो हमने क्या लिखा?
N की जगह हम लिखेंगे 3, H लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 2, फिर कहाँ लिखेंगे इंटू 3, है ना। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इंटू का निशान है, मतलब इन दोनों का गुणा होगा प्लस 2। तो यहाँ पर C3 हो गया, H इसमें इकाई में 3 का गुणा इकाई में करेंगे 2 में, है ना। 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। तो ये आ गया हमारा C3H8। तो इसको हम क्या नाम देंगे, अभी नाम देना आगे बताऊंगी, है ना। पर इसमें क्या बन रहा है, एकल बंध बन रहा है, क्योंकि इसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। सेकेंड, अगर आप N की जगह 2 रखो तो C2 प्लस H में आप क्या करोगे, ये जो 2 है इसमें इकाई का 2 का इंटू करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। अगर 4 रखते हैं यानी C4 का बनाते, तो C4 H में क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 का इंटू किससे करेंगे, 4 से, 2 चौक 8 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा 10। 8 और 2 10। अब अगर C10 बनाए तो 10 का 2 गुना कितना होगा 20, और 20 में कितना जोड़ेंगे 2, है ना। अब C8 बनाना है तो C8 का बनाएंगे तो 8 का डबल कितना होता है, 8 दूनी 16, है ना। 8 दूनी 16, 8 का 2 में इंटू करेंगे तो 16 आया, प्लस 2 जोड़ दो कितना आया 18, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया C3H8, C4H10, C5H12, फिर इधर आएगा C2H6, C10H22, C8H18। अब अगर डायरेक्ट आपसे कोई पूछ ले कि ये जो C8H18 है इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 को डबल कर लो। अब 8 को डबल करने पर 2 जोड़ने पर 18 आ रहा है, मतलब ये वाला फार्मूला किसका था, सिंगल बॉन्ड का। तो हम क्या कहते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए एल्केन्स कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं एल्किन की, यानी जिसमें ENE जुड़ता है पीछे। इसका फार्मूला क्या है, CnH2n, है ना। यानी जो 2n है उसमें +2 नहीं जुड़ेगा, +2 किस में जुड़ रहा था, एल्केन्स में। तो एल्केन्स में हमारे सिर्फ 2n आएगा। तो देखो जैसे इस 3 का बनाते, n लिया हमने 3, है ना। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी n है हमको क्या रख देना है 3, तो C3 हो जाएगा, और H 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 कितना होगा 6, यानी 3 और 6, है ना। तो C3H6, गॉट इट। अब 4 का बनाएंगे तो C4H 2 चौक 8, तो 8 हो जाएंगे। अब 5 का बनाते हैं n = 5, तो n की जगह रख दो 5, फिर H आया, फिर 5 दूनी 10। आगे समझ में, इस तरीके से बनेगा C2H4, C10H20, यानी डबल डबल हो जाएगा, और C8H16, गॉट इट। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा दे दिया जाए कि C2H4 है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका डबल कर लेना है। तो मतलब ये वाला फार्मूला किसका हो जाएगा हमारा, मतलब ऐसा फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, तो हमको क्या बोल देना है, इसमें डबल बॉन्ड है, गॉट इट। अब अगर आप में से पूछे ट्रिपल बॉन्ड का क्या फार्मूला बनेगा, तो ट्रिपल फार्मूला इसका बनेगा CnH2n-2, यानी फर्स्ट वाले में सिंगल बॉन्ड में +2 आ रहा था, इसमें क्या आएगा हमारा -2। तो हम क्या करेंगे, n की जगह रखा हमने 3, तो C3H, अब 2 में 3 का गुणा करो कितना आएगा 6, 6 - 2 कर दो तो कितना आ गया 4। मान लो अगर आपको 2 का करना है, 2 का करोगे तो क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, चलो। तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने C2, है ना। अब हमने क्या किया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 - 2 कितना हो गया 2। आगे समझ में, तो C2H2। अगर आपके सामने ऐसी कम संख्या आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, ये वाला देखना है और उसमें पहले क्या हो रहा था ऐसे दिमाग लगा के। अगर आपको ऐसी कोई संख्या दे दी जाए तो आपको बस दिमाग लगा के बोल देना है कि ये तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है ना। अब आगे समझ में, अब बनाते इसकी संरचना कैसे बनती है। अब आगे मैंने आपको बताया था ना कि जो कार्बन होता है वो सर्वोत्तमुखी प्रकृति का होता है, इसलिए वो क्या करता है, श्रृंखला बनाता है, यानी एक चेन के माध्यम से बनाता है। सेकंड जो ब्रांच थी, और थर्ड क्या था हमारा रिंग, है ना। तो अब आया समझ में। तो अब इस फार्मूले से कार्बन किस तरीके से श्रृंखला बनाता है, देखो यहाँ पर हमने लिया C4H10 फॉर एग्जाम्पल मानो, है ना। तो इसमें क्या किया हमने, कार्बन को 4 बार लिख दिया, C 4, क्योंकि यहाँ पर कितने दे रखे हैं कार्बन 4, और हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 10। तो हमें एक सिंगल बॉन्ड लगाना है और 10 बार क्या कर देना है, हाइड्रोजन लिख देना है। तो काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। तो इसमें क्या, कौन सी वाली श्रेणी यूज हो रही है हमारी, सेकेंड ब्रांच वाली। ब्रांच यानी जो होती है शाखा। अब आ गया समझ में। तो ये एग्जाम्पल आप बना के देख सकते हैं।
तो एक क्विक रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हमने देखा कार्बन। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक है C, परमाणु संख्या है 6, द्रव्यमान संख्या है 12, इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 4 और संयोजकता है कितनी 4। अब सहसंयोजी आबंध क्या है? एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इनका गुणधर्म क्या होता है? गलनांक इनका कम होता है और यह विद्युत का कुचालक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सहसंयोजी आबंध के 3 प्रकार बताए थे। पहला एकल आबंध, दूसरा द्वि आबंध, तीसरा त्रिआबंध। एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड एक तरीके से, द्वि आबंध में 2 बॉन्ड लगेंगे, त्रिआबंध में 3 बॉन्ड लगेंगे, है ना। अब हमको क्या करना है, बुक में हमको दिया था कि कार्बन से संयोजकता करवानी है, तो हमने पहले कार्बन के गुण को जानना पड़ेगा। तो इसके गुण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है? तो ये चतुसंयोजकता होती है और इसमें श्रृंखला होती है ना। तो यहाँ पर हमने आगे देखा था चतुसंयोजकता क्या होती है, यानी इजी वे में बताऊँ तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसी को चतुसंयोजकता बोलते हैं ना। अब श्रृंखला, इसमें अलग अलग तरीके से श्रृंखला बनती है। एक तो चेन के माध्यम से बन सकती है, एक ब्रांच के माध्यम से, और तीसरा रिंग के माध्यम से। अब हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो आबंध बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH4, C2H4, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें साथ आएंगे उसे क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। गॉट इट। अब हाइड्रोकार्बन के मैंने आपको बताया 2 प्रकार है, संतृप्त, असंतृप्त। तो संतृप्त क्या है? एकल आबंध। असंतृप्त क्या है? द्विआबंध और त्रिआबंध, है ना। तो एकल आबंध में को बोलते हैं एल्केन, और द्विआबंध को बोलते हैं एल्केन्स, और त्रिआबंध को बोलते हैं एल्काइन। सिंगल बॉन्ड की बात करें जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल बनाएंगे तो क्या बनेगा? C3H8। एक बता रही हूँ ना। डबल बॉन्ड का बनाएंगे, इसका फार्मूला होगा CnH2n। 2n इनके बीच में कुछ भी नहीं, मतलब इनटू है, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा आपका एग्जाम्पल? C3H6, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड, तो ये होगा हमारा एल्काइन बनेगा इससे। तो यहाँ एल्काइन में YnE जुड़ेगा। आपको फिर से रिपीट कर दूँ, एल्केन में ANE जुड़ता है, जो फर्स्ट वाला सिंगल बॉन्ड होता है उसमें। फिर सेकेंड आता है डबल बॉन्ड में ENE जुड़ता है। फिर थर्ड आ जाता है YnE, यानी N, है ना, इन आइन, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बनेंगे एल्काइन। तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, है ना। और संरचना मैंने आपको बता दी, ये कौन सी, मतलब एग्जाम्पल एक किसी का भी ले सकते हो। ये ब्रांच संरचना इस तरीके से बनाता है ना। अब आगे हम बात करते हैं ये फार्मूले के नाम कैसे बनते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसी के आगे आपको पूरी साइंस पढ़नी पड़ेगी, आगे 11th 12th और भी आगे आने वाली है। अगर आप मैथ्स लोगे तो उसमें आपको ये इजी हो जाए, इसलिए अभी से आपका बेस कवर कर दूँ। देखो अब फार्मूले कैसे बनाते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नाम पद्धति, यानी इन कार्बन के जो भी फार्मूले हैं इनके नाम कैसे बनते हैं। तो देखो, जिसमें भी हमने क्या पढ़ा था अभी, हाइड्रोकार्बन, तो हम क्या करेंगे, पूरा इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन ही हमको पढ़ना है। तो इसके फार्मूले कैसे बनते हैं, इसका नाम कैसे होता है। अगर आपने कभी सुना होगा इसको मेथाइन बोलते हैं, इसको एथाइन बोलते हैं, तो वो नाम आते कहाँ से। तो चलिए आज यही जानते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये 10 नाम याद करने पड़ेंगे। यानी C1, यानी जिसमें एक कार्बन हो हम उसको क्या बोलेंगे, मेथ। जिसमें 2 कार्बन हो उसको क्या बोलेंगे हम, एथ। फिर 3 कार्बन जिसमें होगा उसको बोलेंगे प्रोप। फिर बोलेंगे ब्यूट बोलते हैं, उसको बट नहीं पढ़ते, है ना। तो C जिसमें 4 कार्बन हो उसको ब्यूट प्रोनाउंस करेंगे। फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन और डेक। गॉट इट, ये आप याद करना। इसमें देखो मैं आपको बताऊं इजी लैंग्वेज में, वापस मैंने यहीं पे लिख रखा है। सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, ANE, है ना, यानी एल्केन। फिर डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, ENE, यानी एल्किन, इन आता है पीछे प्रोनाउंस होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, YnE, यानी एल्काइन, है ना। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया C2H6, इसका नामकरण कैसे होगा। अब फर्स्ट में देखो कार्बन कितने हैं, सबसे पहले हमें कार्बन देखना है, उसी के हिसाब से आपका पूरा नाम डिसाइड होगा। तो कार्बन हमको दे रखा है 2 कार्बन वाला देख लो, यहाँ पर 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ आया समझ में। अब आपको मैंने वही बोला था कि किसी भी चीज़ को देखकर आपको ये बॉन्ड लगाना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है। इसमें देखो आप 2 का डबल हुआ, कितना हुआ, 4 + 2, 4 + 2 हुआ तो 6 हुआ। फर्स्ट वाला फार्मूला लग रहा है हमारा सिंगल बॉन्ड वाला, तो सिंगल बॉन्ड वाला फार्मूला लगेगा तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है, ANE जुड़ता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन। अब सेकंड एग्जांपल दूँ आपको, C4H8 ले लो।
तो हमने क्या किया है यहाँ पर 4 को डबल कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी सिंपल सा 4 को 2 गुना कर रहे हैं। तो कौन सा फार्मूला लग रहा हमारा, कौन सा लग रहा हमारा, लग रहा है सेकेंड बॉन्ड वाला, यानी डबल बॉन्ड वाला, है ना। तो डबल बॉन्ड वाला फार्मूला क्या था हमारा, CnH2n, यानी जो भी हमारा एन होगा उसका हमको डबल करना है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला फार्मूला लग रहा है। तो CH जिसमें कार्बन 4 हो तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले ब्यूट लगाते हैं। तो ब्यूट लगा दो सबसे पहले, और फिर यहाँ पर बॉन्ड की पहचान हमने कर ली। कौन सा बॉन्ड आया हमारा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हमारा लगता है ENE, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना। आगे समझ में। अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें आएगा C5H12। C5H12, तो C क्या है, कार्बन कितना है, 5 है। तो क्या लगेगा हमारा, पेंट में। अब इस वाले फार्मूले को जांच करो कि इस वाले सूत्र में फार्मूला कौन सा लग रहा है। तो C5H12, 5 का 2 गुना करो, 10 में कितना जोड़ रहे हैं हम, तो 12 बन रहे हैं। तो 2 और जोड़ेंगे 10 में तो 12 बनेंगे। तो यानी पहला वाला सिंगल बॉन्ड का फार्मूला लग रहा है, तो हमको क्या कर देना है, पेंटेन, है ना। अब एक और फार्मूला दे देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड का। तो यहाँ पर देखो C3H4, C में क्या करें हम, डबल करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर तो 6 आ ही नहीं रहा है, तो 6 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो यानी पहचान कर सकते हो आप ट्रिपल बॉन्ड की कि ये फार्मूला तो ट्रिपल बॉन्ड का निकल गया। तो यहाँ पर हमको क्या कर देना है, इसमें C3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, तीन जिसके पास कार्बन हो उसको बोलते हैं प्रोप, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है हम क्या लगाएंगे, YNE। तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। आइन प्रोनाउंस करना है लास्ट में, है ना। तो अगर ऐसा पेंट का बना है तो पेंटाइन बनता है ना। तो उसको ऐसे बोलना बता रही हूँ मैं बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब यहाँ पर देखो C3H4 किस में आ रहा है, देखो कहाँ पर रहा वो हमारा, C3H4 ढूंढो। तो C3H4 में क्या आ रहा है हमारा, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो C3H4 में हमने लगाया ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब यहाँ पर और एग्जांपल देख लो आप, इसको मैं पहचान करवा रही हूँ ना। C5H12 किस में आ रहा है, ढूंढो। C5H12 ये आ रहा है हमारा सिंगल बॉन्ड के अंदर एग्जाम्पल में। तो इसके अंदर हमने लगाया ना ANE। आगे समझ में, आप इस तरीके से भी पहचान कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप बनाइए C10H20 का, C10H20 का बताइए, और उसमें बनाइए कि इसका फार्मूला क्या बनेगा और इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, और इसमें कौन सा बॉन्ड लग रहा है और कौन से बॉन्ड का फार्मूला इसमें यूज़ हो रहा है ना। तो इसमें हमने क्या सीखा कि सबसे पहले में कार्बन की जांच करनी है, जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से नाम इसका रखा जाएगा, और फिर हमको देखना है बॉन्ड कैसे देखना है, हमको इसमें फार्मूला यूज़ करना है कि कौन से फार्मूले का है ये दिमाग लगा के, और फिर हमको इसमें बॉन्ड यूज़ करना है, ANE लगेगा, ENE लगेगा या YNE लगेगा। गॉट इट। अब यहाँ पर हम अगर पेंटेन की संरचना बनाएं तो हमको क्या करना है, 3 C को 5 बार लिख दो, है ना, और फिर लिख दो H हो जाएंगे 12, है ना। तो अब आ गया समझ में आपको। अब एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूँ, CH3, CH2, CH2 और CH3, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यानी इसमें बोल रखा है कि ये किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला है। तो आपको सब जोड़ लेना है। कार्बन कितने हो रहे, 1 2 3 4, तो आपको सिंपल सा लिख देना C4, है ना। अब आप इसका तो बना नहीं सकते सिंपल सा, तो आपको पहले सब काउंट कर लेना है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी C4H10, C4H10। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन से बॉन्ड का ये फार्मूला है, करके देख लो भले आप दिमाग में पहले, है ना। तो देखो 4 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 8, 8 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 10, यानी ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड का। तो C4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। तो ब्यूट और पीछे लगा देंगे ANE, तो हमारा ये बन जाएगा ब्यूटेन का फार्मूला। अगर इसकी संरचना बनाए तो संरचना हमारी जो पहले मैंने आपको बताई वही, 4 बार कार्बन लिखना है और 10 बार हाइड्रोजन हो जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से आप घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेंगे तो आप सारे कर सकते हो, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो चुका है। अब देखो मैं आपको बुक में बता देती हूँ, है ना। यहाँ पर मैं पेज ले लेती हूँ, उस पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ पहले।
देखो सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है मेथेन और इसका फार्मूला लिख रखा है CH4, है ना। अब मेथेन लिखा है, ये फार्मूला इसने कैसे बनाया, तो यहाँ पर जो देखो मेरा एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो आपका मेथेन है ना, जिसमें कार्बन एक है उसमें को क्या बोलेंगे हम, मेथ, यानी जिसमें कार्बन यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब एक है, तो इसको क्या नाम पड़ गया, मेथ। अब ये फार्मूले के हिसाब से इसने एन कैसे लगा दिया, तो देखो C1 मतलब हमें n की जगह 1 रखना है, फिर H, फिर 2 × 1, इसमें क्या जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर 2 हो गए और 2 में हमने क्या जोड़ा और 2 जोड़े तो 4 हो जाएंगे, C1H4 हो गए। यानी यहाँ पर देखो C1 और 1 एकम 2, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये किसका फार्मूला होता है हमारा, CnH2n+2, किसको फॉर्मूला है, सिंगल बॉन्ड का। तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है हमारा ANE, गॉट इट। तो हम क्या कर देंगे, इसमें ANE लगा देंगे, तो इसलिए इसको नाम दे दिया मेथेन। एक और देख लो, ब्यूटेन का देख लो, ब्यूटेन का दिया है C4H10। इस तरीके से आप बाकी के भी देख सकते हो और इनकी संरचना भी बना रखी, ये भी देख सकते हो। तो बुक में जो आपको इतना डिफ़िकल्ट तरीके से दे रखा है वो मैंने आपको काफ़ी इजीली बता दिया, आ गया समझ में। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं लास्ट में आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन और बनता है जो साबुन अपमार्जक में अंतर होते हैं वो, है ना। देखो एक और ये वाला देखो, इसी में दिया है तो हम कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पर दिया है ना एल्किन, एल्किन में क्या जोड़ा इन्होंने ENE और एल्काइन में क्या जोड़ा YNE, है ना। तो इसी तरीके से एल्केन में क्या जोड़ेंगे हम ANE, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, है ना। इस तरीके से चलो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, साबुन अपमार्जक। इससे पहले थोड़ा सा जान लो, जो कार्बन होते हैं उसके 3 अप्रूप होते हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा बकमिंस्टर फुलेरिन, है ना। अब यानी थोड़ा सा हीरा ग्रेफाइट के बारे में जान लो। तो हीरे का एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, पर ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इतना सा हीरा ग्रेफाइट में डिफरेंस अगर आ जाए तो लिख सकते हो, यानी इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा किसमें, ग्रेफाइट में, और इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहेगा किसमें, हीरे में, है ना। अब यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन के प्रत्येक परमाणु, कार्बन के मतलब इसके जो प्रत्येक परमाणु होते हैं वो कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। और जो ये ग्रेफाइट है ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, यानी इसमें करंट प्रवाहित होता है। हमने क्या देखा था, जो अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, पर अपवाद की बात करें तो जो ग्रेफाइट है वो एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। आ गया समझ में। तो आपको क्या लिखना है, जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है। देखो मैं आपको डिफरेंस बता दूं क्या दोनों का, क्योंकि हम मार्क्स तो नहीं छोड़ सकते कुछ भी, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के पहले ही बोल दिया। तो देख लो यहाँ हीरा ग्रेफाइट में अंतर, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है कौन, हीरा, और यहाँ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यह आभूषण बनाने में काम आता है, आपने देखा होगा डायमंड रिंग बनती है, अगर आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करो तो अच्छी बात है ना। तो यह आभूषण बनाने में काम आता है और यह आभूषण बनाने में काम नहीं आता। ग्रेफाइट का यूज़ आपने देखा है क्या, कहीं जो सेल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है, उस जो मतलब आप सेल होते हैं ना घड़ी के, उसको अगर आप जो ऊपर की लोहे का वो कवर रहता है उसको उखाड़ के देखोगे तो उसके अंदर इस काली काली एक निकलती है चौक जैसी, उसके अंदर वो ग्रेफाइट ही होता है ना, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तभी तो उसमें सेल को लगाते ही घड़ी टक 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 चलने लग जाती है ना। और यहाँ पर क्या है, हीरा जो है यह कागज पर निशान नहीं बनाता, और जो ग्रेफाइट होता है यह कागज पर रगड़ने पर काला निशान बनाता है। यानी आप पेंसिल देखिए, पेंसिल के अंदर जो वो रहती है ना नुक्की, वो पूरी लंबी वाली, वो ग्रेफाइट ही होता है। तो ग्रेफाइट को रगड़ने पर वो पेंसिल आपकी कॉपी पर निशान छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी, तो वही ग्रेफाइट है। तो यह कागज पर रगड़ने पर काला निशान देती है ना। अब यहाँ पर आगे आपको समझ में, अब मैं लास्ट बता देती हूँ साबुन अपमार्जक, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। तो देखो साबुन और अपमार्जक, साबुन क्या होता है, ये वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, और यह सल्फोलिक अम्ल के जो होते हैं सोडियम लवण, गॉट इट। ये कठोर जल के साथ कपड़े साफ नहीं करते। साबुन को आपने देखा यह कितने चिट्टे चिट्टे कपड़े हो जाते हैं, और यह मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं।
फिर आता है इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता, इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। यानी जो सर्फ होता है, मार्जक उसी को बोलते हैं जो सर्फ होता है आपका डिटर्जेंट पाउडर, है ना, तो इससे आपके मुलायम कपड़े साफ हो जाते हैं ना, पर साबुन से अगर आप करने जाओगे तो वहीं आपके साबुन जो है वो कपड़ों पे चिपक जाएगा और चिट्टा चिट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर पांचवा एक दिया है डिफरेंस, ये तेल युक्त होते हैं इसलिए इनमें सफाई का गुण अपमार्जन की तुलना में कम होता है ना। और ये दिया है कि ये तेल रहित होते हैं जिसके कारण इनमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है, यानी ये अपमार्जक की तुलना में कम काम में आएंगे और ये ज़्यादा काम में आएंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंस याद कर सकते हो। साथ में अगर आपने साबुन और सर्फ यूज़ किया है तो आप वैसे ही लिख सकते हो, और थोड़ा बहुत रासायनिक लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये साइंस है ना। तो इस तरीके से चैप्टर आपका एंड होता है। कैसा लगा आपको चैप्टर? एक बार मैं बुक बता देती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा। आगे पलटाओ, ये फार्मूले बता दिए। दहन है, देख लो आप, जलने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दोनों बनेगी तो क्या होगा, CO2 बनेगा और ऊष्मा एवं प्रकाश निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये आगे साबुन अपमार्जक आ गया, है ना। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। अब एक और देख लो, हाँ, समजातीय श्रेणी। देखो इस वाले मेरे नोट्स में बता देती हूँ आपको समजातीय श्रेणी क्या है। तो समजातीय श्रेणी का अगर आप डेफिनेशन देखो तो ये दिया है कि यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी समजातीय श्रेणी यानी समान श्रेणी से आप इसको समझ सकते हैं ना। ऑक्सीकारक दे रखा है, कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। यानी कोई भी जो अपना ऑक्सीजन देता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑक्सीकारक। आगे आपको समझ में तो थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड साथ में ये नोट्स आप इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से परचेस कर सकते हैं। काफ़ी सिस्टमेटिक नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जिनको आप पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी 5 में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।